अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन ई, और ये टॉपिक जो है फर्स्ट सेमेस्टर एमएलटी, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया वालों के लिए। विटामिन हमने शुरू किया हुआ था, विटामिन ए डी हम पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हमने विटामिन ई पढ़ना है। विटामिन ई शुरू करने से पहले चले मैं आपको सिर्फ एक ऐसी बात बता देता हूँ कि आपके जहन में शायद अगर और कुछ ना भी आता हो तो आपको याद होगा। जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते हैं टीवी पर, या जो लड़कियाँ होती हैं, आजकल तो लड़की भी खैर क्रीम वगैरह लेती हैं या फेस वॉश लेती हैं या कुछ और चीज़ें हम लोग लेते हैं, तो हम उनके इंग्रेडिएंट में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो वो लोग जिनके चेहरे पर, फेस पर पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो वो लोग विटामिन ई को प्रेफर करते हैं, ऐसे कॉस्मेटिक्स लेते हैं जो कि विटामिन ई उसमें पाया जाता हो। अब विटामिन ई क्यों लेते हैं और विटामिन ई का काम क्या है ऐसे कि वो हम यूज़ करते हैं, तो आप सिर्फ एक ये बात याद रखें कि विटामिन ई जो है इसकी जो सबसे एक प्रॉपर्टी है जो सबसे अहम है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा फिर कि ऑक्सीडेंट क्या होता है और फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस या मैकेनिज़्म जो है ये क्या है, मैं आपको टच दे दूंगा इन चीज़ों का कि क्या है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो विटामिन ई जो है आप सिर्फ इतना याद रखें कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो शुरू करते हैं, विटामिन ई क्या है। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। अब पहले जो है इसको जो पहले लोग हैं, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने एनिमल्स पर, और उनको ये लगा कि वो एनिमल्स जिनमें विटामिन ई की कमी होती है, सेम जैसे विटामिन ए था, तो विटामिन ई जो है वो ज़्यादा रिलेटेड है किसके साथ, रिप्रोडक्शन के साथ। वो एनिमल्स जिनमें विटामिन ई की कमी होती है तो वो स्टेराइल होते हैं। अब ऐसे मेल जिनमें विटामिन ई की कमी होती है तो उनकी स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई तो वो कम होती है, या जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती। तो अगर ऐसे केसेस आते होंगे, अगर आप लोग देखें जो गायनकोलॉजिस्ट होते हैं और सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो होता क्या है असल में, अगर किसी बंदे को स्पर्म रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट कम है या क्वालिटी में कोई मसला है, एबनॉर्मेलिटी है, तो उनको सर्बेक्स जेड या सर्बेक्स टी वगैरह ज़रूर देते हैं, या कोई भी ऐसे मल्टी विटामिन जिसमें विटामिन ई का जो मिकदार होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज इट इंक्रीज द क्वालिटी और काउंट ऑफ स्पर्म। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं। नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओ एल फेरोल, ओ एल का क्या मतलब होता है, अल्कोहल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, और अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप जो है वो OH है। और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी मीन स्टेराइल मीन के अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो एंटी स्टेराइल मीन के अगर स्पर्म की काउंट कम है या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी नॉर्मल करते हैं, तो इस वजह से इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। सबसे पहले 1936 में जो A1 था और उसके एसोसिएट जो थे, इसकी एक्टिविटी को देखकर विटामिन ई, अगर आपको याद हो विटामिन ए का लेक्चर मैंने आपको वाइटामर्स का बताया हुआ था कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनकी फंक्शन सेम हो, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, ऐसे कोई डिफरेंस ना हो। हाँ, हो सकता है कि कहीं पर 6 पर कोई ग्रुप अटैच है तो दूसरे कंपाउंड में वो 4 पर अटैच हो या 8 पर अटैच हो, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सिमिलर होती है और इनका फंक्शन जो होता है वो भी सिमिलर होता है, ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं वाइटामर्स या वाइटामर्स।
तो विटामिन ई के भी वाइटामर्स होते हैं, आइसोफॉर्म्स होते हैं, सही है, टोकोफेरोल्स या टोकोट्राइइनोल्स हो गए। तो क्या इनको फिर क्या नाम दिया गया इनकी एक्टिविटी की बेस पर, टोकोफेरोल्स। इसका मतलब होता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, सही है, या जो है चाइल्ड बियरिंग फिरोज टू बियर। इसका मतलब है टोकोफेरोल्स का कि एक ऐसे वाइटामिन हैं जो कि प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करते हैं या प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। मतलब सिर्फ यही हो गया कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड है विटामिन ई। तो विटामिन ई के दो फंक्शन आप लोग याद रखिए कि एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटी स्टेरिलिटी है। अब केमिस्ट्री क्या है, विटामिन ई को टोकोफेरोल्स और टोकोट्राइइनोल्स नाम दिया गया है। फिर टोकोफेरोल जो है इसके 8 आइसोमर्स है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सही है। लेकिन इन सब में जो सबसे एक्टिव है वो अल्फ़ा टोकोफेरोल है। आई थिंक 2016 के पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्टिव आइसोफॉर्म्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो अल्फ़ा टोकोफेरोल है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर बात की गई है कि टोकोफेरोल जो होता है ये क्रोमेन रिंग, जो कि टोकोल रिंग भी कहते हैं, इसका डिराइवेटिव है। अब याद रखिए क्रोमेन रिंग क्या होता है, ये असल में 3 बेंजीन रिंग होते हैं या 2, जिनमें ऑक्सीजन जो है उसमें कनेक्शन होती है ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये आप देखिए इसको क्रोमेन रिंग या टोकोल रिंग कहते हैं। इसमें ए, बी और सी 3 होते हैं, लेकिन चूँकि सी को मॉडिफाई करके बी को यहाँ पर ये चेन अटैच हो गया है और ए और सी ये प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं क्रोमेन रिंग। 6 हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर 6 नंबर कार्बन पर आप लोग देख सकते हैं OH ग्रुप अटैच है। 6 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है। तो इस OH ग्रुप, तो ये क्या हो गया 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग। ये एक क्रोमेन रिंग है जिसको मॉडिफाई किया गया है, ये फिर भी क्रोमेन रिंग ही है। तो क्रोमेन रिंग जो है डिराइवेटिव है ना क्रोमेन रिंग का, तो ये क्रोमेन रिंग को मॉडिफाई किया है, एक चेन के बजाय एक साइकिल के बजाय ये चेन आ गया, ये 2 जो है रिंग्स हैं। अब इस रिंग्स में देखिए कार्बन नंबर 6 पर OH ग्रुप है, तो ये क्या कहते हैं कि टोकोफेरोल्स क्या है, डिराइवेटिव है 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग, इनको 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग कहते हैं। फाइव, 7 और 8, ये देखिए 5, 7 और 8 ये अल्फ़ा है। अगर 7 पर नहीं हो और 5 और 8 पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो 2 डाई मिथाइल हो गए, तो उसको बीटा कहते हैं। गैमा में जो होते हैं 7 और 8 पर होते हैं, बाद में जो है वो सिर्फ 6 पर होता है। तो ये क्या है, हमारे पास आइसोमर्स है, वाइटामर्स है, इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है लिटिल बिट, लेकिन फंक्शन सबका सेम ही है, सेम एक्टिविटी होती है सबकी, तो इस वजह से इसको विटामिन ई वाइटामर्स कहते हैं। अब कहते हैं कि विटामिन ई का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो किस वजह से है, वो इस OH की वजह से। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्रोमेन रिंग है, क्रोमेन रिंग में, इसकी वजह से विटामिन ई क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। अब ऑक्सीडेंट क्या होते हैं और फिर इनको ख़त्म करना कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जब आप जनरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ पर आप मैकेनिज़्म पढ़ लेंगे कि कैसे WBC जो है वो किसी बैक्टीरिया को किल करते हैं। कुछ ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज़्म है, कुछ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, रॉस जिसको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स हो गए, वो सारे वो असल में बैक्टीरिया को जम्स को ख़त्म करने के लिए होते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा अमाउंट में पैदा होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो बॉडी के जो लिपिड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो लिपिड्स, आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी है, और सेल मेम्ब्रेन तो एक सेल मेम्ब्रेन है, सेम इसी तरह का अगर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है, वो भी स्ट्रक्चर उनका सेम ही है, सेल मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये लिपिड जो है ये डैमेज हो जाते हैं। तो सिंपली बात है, अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो सेल क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो ये डीजेनरेशन स्टार्ट हो गई बॉडी में। तो विटामिन ई का काम होता है कि ये जो
रॉस बन रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ या फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, इनको कम मिकदार में रखें, इतना रखें कि सिर्फ बैक्टीरिया को किल करें, बाकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब आ गई समझ? तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर विटामिन ई का है तो वो किस वजह से है? ये इस OH ग्रुप की वजह से है, जो कि क्रोमेन रिंग के साथ कार्बन नंबर 6 पर अटैच है। ये आप देख सकते हैं, सही है। डाइटरी सोर्स क्या है? ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ई जो है वो पाया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है? डेली कंजम्पशन जो है वो 10 मिलीग्राम या 15 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है आपको अल्फा टोकोफेरोल लेना होगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए दिए गए हैं रिकमेंडेड। अब एक बात याद रखिए, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक बात, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों केसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक बात हो गई। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन जो है अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, हमारे बॉडी में कार्ब नहीं होते फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो फिर हम फैट्स को यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। तो वो फैट्स और लिपिड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं कि वो 18 कार्बन, 21 कार्बन, 26 कार्बन, 17 कार्बन, उनको हम फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उन फैटी एसिड को वापस हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम ATP बना लेते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज बनते हैं। को समझ आ रही है? जब हम फैट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, हमारे बॉडी में फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, तो इसके दौरान, इस प्रोसेस के बीच, इस प्रोसेस में क्या बनते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड जो है वो बनते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है नीसेंट ऑक्सीजन वो बनते हैं। और ये सारे जितनी भी है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करते हैं, और क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन में होता है और नेचर में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ क्या करता है? कोशिश करता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। जितने भी ऑक्साइड फॉर्म है ये सारे अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इतनी रिएक्टिव होता है कि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो भी सब्सटेंस पड़े उसको डैमेज कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे वहाँ पर प्रेजेंट जितनी भी फैट्स होते हैं, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो मेरी बात का मकसद ये है, सिंपली आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ कि जब भी फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है तो इस ऑक्सीडेशन के बीच हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्सीजन स्पेशीज़ बनते हैं, रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनको डैमेज कर सकते हैं, और उस डैमेज से हमारे सेल डिग्रेड होंगे, और हमने क्या करना है? इसको बचाना है। तो बचाने के लिए क्या है? हमारे पास विटामिन ई है, सिंपली सी बात। अब इस बात को आप देखिए, ये सारा तो रट्टा आप लोग खुद कर सकते हैं। ये बात आप देखिए, स्पेशल अटेंशन हैज़ टू बी गिवन टू द डाइटरी इनटेक ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। वो लोग जो कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं, सही है, वो लोग जिनकी मील में जो है फैटी एसिड्स, लिपिड्स का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो इनमें क्या होता है? फैटी एसिड्स में या लिपिड्स में ऑक्सीडेशन होती है, और जो लोग ज़्यादा लिपिड्स खाएंगे, जो ज़्यादा फैटी मील खाएंगे, उन लोगों को विटामिन ई भी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, वहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ बनेंगे, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? विटामिन ई चाहिए होगा, ताकि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ बन रहे हैं या रेडिकल्स बन रहे हैं, इनको क्या करे? डिटोरिएट्स करे, इनको न्यूट्रल कर दे। तो ये बात का मतलब, इस बात का मतलब ये है कि जो बंदा ज़्यादा फैटी एसिड लेगा एज अ डाइट, तो उसको विटामिन ई ज़्यादा चाहिए होंगे। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग वुमेन हो गया, उनको भी ज़्यादा चाहिए होगा।
अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, शायद मैंने यहाँ पर मेंशन ना किया हो, कि विटामिन ई जो है प्लेसेंटा इतना क्रॉस नहीं कर सकता, टू सम एक्सटेंट करता है लेकिन इतना नहीं कर सकता, लेकिन जो है मेमोरी ग्लैंड्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मेमोरी सेल्स जो होते हैं मिल्क में जो है पाए जाते हैं। तो इसी तरह वो बच्चे जो कि माँ का दूध पीते हैं, सही है, और वो बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिलते सफिशेंट, तो फिर वो फीडर्स जो है वो यूज़ करते हैं, बॉटल जो होता है। तो वो बच्चे जो कि अपनी माँ का दूध पीते हैं, उनमें विटामिन ई की कमी नहीं होती, उनकी सीरम में विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। और वो बच्चे जो कि फीडिंग करते हैं, उनमें जो है फिर क्या होता है, विटामिन ई की कमी होती है। नॉर्मल ब्लड लेवल कितने हैं, 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फंक्शन क्या करता है, तकरीबन मैं सारा बता चुका हूँ। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है फॉर एनर्जी के लिए, कि हम इसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ करें। तो उस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल जो है वो बनते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स हो गए, सही है, ये चीज़ें बनते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इनकी इस रिएक्टिविटी की वजह से ये डेंजरस कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको ख़त्म करना होता है, हमने इनको न्यूट्रल बनाना होता है। तो विटामिन ई का काम ये है। सेलेनियम एक एलिमेंट है जिसका रोल सेम विटामिन ई की तरह है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो सेलेनियम और विटामिन ई इकट्ठा काम करते हैं। फिर वही कहते हैं कि विटामिन ई जो है वो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रेडिकल्स बन रहे हैं, ये रेडिकल रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं, मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके साथ। जब उनके साथ रिएक्शन करते हैं तो उनको डीजेनरेट करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी डीजेनरेट होगी। तो इस तरह फिर क्या करते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज होगी। तो विटामिन ई जो है वो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर किसी को G6PD का पता हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ग्लूटाथायोन। आरबीसी, जब आप 4th सेमेस्टर में आरबीसी पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि आरबीसी का मेम्ब्रेन जो है वो कैसे, मेम्ब्रेनोपैथी कैसे होती है, मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होते हैं। तो आरबीसी में एक एंजाइम होता है G6PD, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेंटेन रखता है। तो विटामिन ई भी क्या करता है, इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं इनको कम करता है। तो G6PD, जिस पेशेंट में G6PD की कमी होती है उनके आरबीसी की हेमोलिसिस ज़्यादा होती है। सेम इसी तरह आरबीसी, अगर विटामिन ई की कमी हो, विटामिन ई की कमी हो, तो विटामिन ई की कमी की वजह से फिर क्या होगा, आरबीसी की हेमोलिसिस होगी, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन में H2O2 जो होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बनते हैं, और भी कुछ सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, रेडिकल। अगर विटामिन ई होगा तो इनको न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, अगर विटामिन ई नहीं होगा तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे, और आरबीसी की हेमोलिसिस होगी। तो आरबीसी को हेमोलिसिस से भी बचाता है। इसी तरह जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, इनकी जो परऑक्सीडेशन होती है वो उसको भी प्रिवेंट करता है, ताकि इनकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए। इसके अलावा मेम्ब्रेन की भी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है सारे। इसका मतलब है कि दो ही काम करते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक एंटी स्टेरिलिटी है। अब ये जो जितने भी हमने पढ़े हैं, ये सारी बातें, ये सारे, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं उनको न्यूट्रल कर दें, और इस प्रॉपर्टी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। वही बात है, क्रॉनिक डिजीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ में रिकमेंडेड है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन, प्रिवेंट स्टेरिलिटी, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, टॉक्सिक कंपाउंड सब्जेक्ट टेट्राक्लोराइड, लेवर को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड आते हैं हमारे बॉडी में, मेडिसन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आते हैं, लेवर में आते हैं, और लेवर इसको डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू जो प्रोसेस है डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो लेवर को भी विटामिन ई चाहिए होता है, और विटामिन ई लेवर की प्रोटेक्शन करता है इन टॉक्सिक सब्सटेंस से।
विटामिन ई जो है ये विटामिन ए की भी प्रोटेक्शन करता है कि विटामिन ए को कोई ऑक्सीडाइज ना कर सके। अगर विटामिन ए ऑक्सीडाइज हो गया तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो विटामिन ए की भी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह लेवर की भी प्रोटेक्शन करता है और स्टेरिलिटी फंक्शन भी इसका एंटी स्टेरिलिटी फंक्शन है। तो ये विटामिन ई के फंक्शन है। दो फंक्शन आप लोगों ने मस्ट याद रखने हैं, एक एंटी स्टेरिलिटी और एक जो है रिप्रोडक्शन में, और एक दूसरा जो है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। जितनी बातें हमने पढ़ी वो एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। ये जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के साथ भी एसोसिएटेड है। ये आप फंक्शन देख लें। अब अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो तो जितना भी हमने इसके फंक्शन पढ़ने हैं, जितने भी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो अगर डिफिशियंसी आएगी तो वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कि सेम इसी तरह अगर डिफिशियंसी होगी तो स्टेरिलिटी आएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस मसल्स में आएंगे, क्योंकि हमारे फैट्स जो होते हैं वो मसल्स में और इनकी अलावा एडिपोज टिश्यू में वहाँ पर स्टोर होते हैं। तो जितना लिपिड्स या फैट्स की ऑक्सीडेशन होगी उतने ही वहाँ पर प्रेजेंट जो मसल्स होते हैं, जो रेडिकल्स बनेंगे वो मसल्स को जाकर क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। और विटामिन ई की कमी होगी तो एरिथ्रोसाइट भी फ्रेजाइल होंगे, उनकी डैमेज होगी। आरबीसी जो है उनका सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो आरबीसी फ्रेजाइल हो जाएंगे। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, हेमोलिटिक एनीमिया, वही जो मैं बता चुका हूँ कि आरबीसी को जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं, रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए होते हैं। और जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कोई चीज़ जाती है तो वो आरबीसी में प्रेजेंट जो लिपिड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कहते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। डायरेक्टली हेपेटिक नेक्रोसिस हमने अभी पढ़ा कि लिवर को कैसे ये ऐड करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने में। तो अगर विटामिन ई नहीं होगा तो लिवर भी ख़राब होगा, हेमोलिसिस भी होगी, मसल्स क्यों डैमेज होंगे, क्योंकि मसल्स के इर्द गिर्द या एडिपोज टिश्यू में जो हमारे पास लिपिड्स स्टोर होते हैं उन लिपिड्स के ऑक्सीडेशन में रेडिकल्स बनेंगे। वही रेडिकल्स जो साथ में इर्द गिर्द प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको डैमेज करेंगे और मसल्स में क्रिएटिन की कमी आ जाएगी और यूरिन में क्रिएटिन ज़्यादा हो जाएगा। क्रिएटिनिन नहीं बल्कि क्रिएटिन, सही है। मसल्स का जो यूनिट है उसको क्रिएटिन कहते हैं। क्रिएटिन मसल्स का नहीं, सॉरी, मतलब कि मसल्स का जो फंक्शन होता है सारा वो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएटिन से बना होता है। अगर आप जिम वालों को देखते होंगे वो पेर क्रिएटिन लेते हैं, कुछ जो है कंपाउंड क्रिएटिन लेते हैं। तो क्रिएटिन क्या करते हैं, मस्कुलर ग्रोथ करते हैं। तो जितने भी रेडिकल बनेंगे वो आके मसल्स को डैमेज करेंगे। तो जब मसल्स को डैमेज करेंगे तो मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट या क्रिएटिन काइनेज इनकी कमी आ जाएगी और ये सब कुछ यूरिन में एक्सक्रीट होते जाएगा और मसल्स कमज़ोर होते जाएंगे। तो इसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिफिशियंसी आएगी तो एनीमिया, ड्राई स्किन, ब्लाइंडनेस, ये हेयर लॉस, मसल्स वीकनेस, ये सब कुछ। टॉक्सिसिटी की बात अगर की जाए हाइपरविटामिनोसिस की, तो जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उन सब विटामिन में ई जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है। अगर कोई बंदा, ये एक्सपेरिमेंट के रिपोर्ट है, सही है, ये ऐसे कोई नहीं है कि कोई बंदा खुद से कह रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर आप 300 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं और 23 साल तक मुसलसल लें तो भी आपको टॉक्सिसिटी कॉज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि लीस्ट टॉक्सिक है। जो नॉर्मल है वो 10 to 15 या 20 to 30 मिलीग्राम पर डे है। अगर आप देखें यहाँ पर 300 ले रहा है, 10 टाइम ज़्यादा ले रहे हो, हर दिन ले रहे हैं 23 साल तक, फिर भी ये टॉक्सिसिटी नहीं आ सकती। तो टॉक्सिसिटी सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। ये विटामिन ई का लेक्चर था, आप लोग मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर। आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, आप पढ़े समझे। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।